हेलो बच्चों। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लाइफ प्रोसेस। हमने यहाँ पर न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था पिछली वीडियोस में। अब यहाँ पर हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। हिंदी में बोले तो उसको श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि होता है श्वसन, रेस्पिरेशन, और सेकंड चीज होती है हमारे पास ब्रीदिंग, जिसका सिंपल लैंग्वेज मतलब होता है हमारा सांस लेना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? What is the difference between respiration and breathing? सांस लेना और श्वसन दोनों अलग कैसे हैं? दोनों सेम चीज होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो अगर सिंपल वे में अगर एक लाइन में अगर किसी को बताना हो तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। तो क्यों है फिजिकल, कैसे, क्या है, समझेंगे इसको जरा। ब्रीदिंग सांस लेना, हम क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं क्या? नहीं, गलत। हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं पूरा का पूरा एयर लेते हैं। उस एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% नॉवल गैसेस होती है, जिसके अंदर से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हम क्या कर रहे हैं एयर ही तो ले रहे हैं, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस मिल रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, हमने उसको इनहेल किया और उसके बाद उसको वापस एक्सहेल कर दिया, मतलब सांस लिया और फिर वापस सांस छोड़ दी। तो दैट्स अ फिजिकल प्रोसेस। हमने इसके अंदर कुछ भी केमिकल वाली कोई चीज नहीं हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं ब्रीदिंग कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ हमने इनहेल एंड एक्सहेल, बस इतना, दैट्स इट। उसके बाद रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? श्वसन यहाँ पर क्या होता है हमारा, श्वसन के अंदर हम क्या करते हैं कि जब हमने सांस लिया, एयर लिया, ठीक है, लेकिन उसमें से जो 21% ऑक्सीजन था ना एटमॉस्फेयर का, उसमें से हमने सिर्फ कितना परसेंट ऑक्सीजन लिया है? ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर 21 कंप्लीट नहीं लेते, कभी हमेशा 20% लेते हैं। पॉइंट की वैल्यू थी 20 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है, लेकिन मैं अभी तुमसे सिर्फ बता रहा हूँ 20% हमने लिया, ठीक है। और ये इनहेल का टाइम है, बिकॉज़ का जब हमने सांस अंदर लिए, इनहेल किए, और फिर जब एक्सहेल करते हैं इसी चीज को जब हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, तो बाहर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी और गैसेस भी जाती है, जैसे हीलियम जो आई थी फालतू में वो चली गई, आर्गन आई थी एक्स्ट्रा में वो चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो जाएगी, नाइट्रोजन आई थी वो चली गई, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। जो यूजफुल नहीं है वो हमारी बॉडी में क्या करेगा, बाहर जाएगा ना, तो वो बाहर जाता है। लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी बाहर जाता है, और ये कितने परसेंट जाता है? 16%। इसका मतलब कितना गैप पड़ गया यहाँ पर? 4% का यहाँ पर गैप पड़ता है। तो ये जो 4% जो ऑक्सीजन है उसका कहाँ गया? वो हमारी बॉडी में कहीं स्टोर हो गया क्या? वो एक तरीके से उसने क्या किया, यहाँ पर केमिकल प्रोसेस किया है। केमिकल प्रोसेस किसमें? हमारे डाइजेशन में वर्क करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, हमारे हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, किडनीज के अंदर, कई सारी जगहों पे यहाँ पे ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्शन करके हेल्प करता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, श्वसन कहते हैं। क्लियर? अब इसी वजह से यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो दो तरीके से है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वायवीय और अवायवीय। अब वायवीय यहाँ पर पहले समझेंगे क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो सांस लेता है, श्वसन करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे यहाँ पर हम क्या करें, एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन मिल रहा है, हवा मिल रही है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, लिमिट है, तो ही हम सांस ले रहे हैं, श्वसन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। लेकिन अगर जिस दिन ऑक्सीजन खत्म हो तो क्या हम रेस्पिरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसे हो गए? एरोबिक रेस्पिरेशन हो गए। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, हम भी किस में आते हैं? एनिमल्स में आते हैं। और जो हमारे बाहर के जानवर हो गए, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सारे बर्ड्स वगैरह, ये सब कैसे हो जाएंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? फिर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन यहाँ पर क्या होता है? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है, श्वसन करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, केचुए वगैरह जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कई बार जो छोटे छोटे कीड़ा मकोड़े होते हैं अक्सर क्या होते हैं? जमीन के अंदर छुपे रहते हैं हमेशा। कभी कभी बारिश का टाइम हुआ तो वो केचुए बाहर निकल के आते हैं। तो जो हमेशा जो जमीन के अंदर है, तो वहां पे ऑक्सीजन की लिमिट तो बहुत ही ज्यादा कम है, ना के बराबर है, मतलब कि 0.001% ले लेते हैं वहां पर, क्योंकि किसकी लिमिट ज्यादा होती है सॉइल के अंदर? नाइट्रोजन फिक्सिंग, तुमने क्लास 7 8 के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। तो ये जो केचुए होते हैं, जो अर्थवर्म होते हैं, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि ऑक्सीजन नहीं होते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहेंगे। क्लियर। अब ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। क्लियर। अब यहाँ पर एक टेबल, तुम्हारी बुक में एक टेबल बना होगा, पायरुवेट टेबल। तो उस पायरुवेट टेबल्स को मैं यहाँ पे बना नहीं रहा, यहाँ पे तुम्हें स्लाइड की मदद से दिख रहा होगा अभी। तो हम पायरुवेट टेबल को डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे, जो पायरुवेट टेबल है वो कैसे बनती है। मतलब पायरुवेट का काम यहाँ पर क्या है, हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, जिसके अंदर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6। अब ये कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके से डिवाइड होता रहता है, उसको अलग अलग तरीके से एनर्जी देता है। ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन का मेन वर्क क्या है, इसका मेन सोर्स क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या है, हमें ऊर्जा देता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन मिलेगा हमारी चीजों के साथ, ऑक्सीजन डाइजेशन ब्लड के साथ, तो हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा निकालता है, ऊर्जा देता है हमें। ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑफ कार्बन थे। अब जितने नंबर ऑफ कार्बन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो 3 देखोगे, 3 बने पड़े हैं तुम्हारे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, 6 नंबर ऑफ कार्बन पायरुवेट के अंदर डिवाइड होगा, जिसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स बचेंगे। ठीक है। उसके बाद 3। अब यहाँ पे तुम यहाँ पे पायरुवेट टेबल देख रहे होगे स्लाइड की मदद से। तो पायरुवेट टेबल्स में यहाँ पे बनाए नहीं, तो पायरुवेट टेबल्स के अंदर हम यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ स्लाइड से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। क्या, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसी चीज को हम क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट का मीन यहाँ पे मतलब क्या है कि किस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस किस तरीके से यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, और उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट उत्पाद बन रहे हैं। जैसे सबसे ऊपर में देख रहे हो, यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर क्या है, इन ईस्ट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट कौन है यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 8th क्लास के अंदर पढ़ा था ना। तो ईस्ट यहाँ पर कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कि कैसा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन कार्य कर रहे हैं। तो क्या क्या बनाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे क्या क्या बनते हैं इनके अंदर, तो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस में एनर्जी बनेगी। और कितने नंबर ऑफ कार्बन, 2 नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेगा। क्लियर। फिर सेकंड वाले पे आओगे, इन मसल सेल, मतलब जो हमारी जो मांसपेशियां वगैरह होती है ना, ये हमारी जो हाथ की मांसपेशियां, चेहरे की या कहीं भी बॉडी की जो मसल्स होती है, उसके अंदर कैसे होती है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि कई बार होती है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो कमी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्लियर। अब नीचे वाले पे देखोगे, नीचे वाले में हमारे यहाँ पर क्या है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लास 9 के अंदर पढ़ा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रेस्पिरेशन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। तो यहाँ पर देखोगे कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या क्या चीजें बन रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एनर्जी बन रही है, एंड वाटर बन रहा है। क्या क्या, 3 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पायरुवेट टेबल समझ में आई होगी। अब तुम्हें ये पायरुवेट टेबल कैसे भी करके उसको याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये पायरुवेट टेबल 3 नंबर के अंदर बनाने के लिए आ सकता है कि मेक द लेवल डायग्राम ऑफ पायरुवेट टेबल। पायरुवेट टेबल को बनाओ, यहाँ पे उसका फिगर जो है सिस्टमैटिकली तरीके से बनाओ। तो ये पूरा टेबल तुम्हें बना के पेपर में आना पड़ेगा, तो जाके 3 नंबर मिलेंगे। या फिर दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को ही अलग तरीके से पूछ सकता है ये। कैसे, कि अगर यहाँ पर कोई ईस्ट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करता तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इस तरीके से अगर तुम्हें याद होगा तो डायरेक्ट एक नंबर के अंदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं इनसे, और कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से ये पायरुवेट टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई भाई हमारी रेस्पिरेशन की। अब आते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग हम जब करते हैं, सांस लेते हैं, तो फिजिकल प्रोसेस यहाँ पे क्या है, हमने सांस लिया, यहाँ पे सांस लेने छोड़ दिया, तो ये दैट्स अ फिजिकल प्रोसेस। लेकिन और अंदर हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी तो है ना, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो बॉडी ऑर्गन, सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेते हैं, अपने नाक से लेते हैं। तो यहाँ पे नसल कैविटी, नासा द्वार आ गई हमारे पास। ठीक है, नसल कैविटी से हमने सांस ली, यहाँ से अंदर लेडनेक जो हमारी ये वोकल कॉर्ड, साउंड बॉक्स, क्लास 9 के अंदर साउंड वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, साउंड बॉक्स
वोकल कॉर्ड जिसको कहते हैं, जहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ, इस वोकल कॉर्ड की वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लेनिक जो है यहाँ पर क्या है, वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स कह सकते हैं इसको हम, क्लियर। यहाँ से ट्रैकिया से होता हुआ, ट्रैकिया भी क्या एक तरीके का विंड पाइप उसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप कह सकते हैं, ठीक है। और विंड पाइप ये सारी जो गले की जो पाइप है आपस में जाके एक साथ ईसोफेगस से कनेक्ट हो जाती है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि देखो नसल कैविटी से माउथ से अंदर होता हुआ कहाँ पे आएगा, ट्रैकिया, लेनिक्स, लेनिक्स से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से अंदर हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स के अंदर ब्रोंकीज है, ब्रोंकीज का मतलब जैसे एक पेड़ होता है, यहाँ पर क्या होता है जैसे कि एक पेड़ हमारे पास है, इस पेड़ की कई सारी स्टैंड्स होती है ना, और उस स्टेम पे कई सारी पत्तियां, सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि एक ऐसे हमारी ये ट्रैकिया से विंड पाइप जा रही है, मतलब कि यहाँ पे फिर ज्यादा ईसोफेगस, ट्रैकिया से यहाँ पे विंड पाइप गई लंग्स के अंदर और ये बन गई यहाँ पे ब्रोंकली, ये जो स्टैंड है इसको हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, ब्रोंकली, ठीक। अब ब्रोंकली के अंदर यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे कई सारे अंगूर से बने होंगे, ठीक है। इस अंगूर का नाम यहाँ पर क्या है, एल्वोलाई, ठीक है। इस अंगूर का नाम क्या है लंग्स के अंदर, एल्वोली, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कूपिका। अब मेन काम क्या है, इस एल्वोली का काम है लंग्स के अंदर, लंग्स में एयर तो जा रहा है, ऑक्सीजन लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पूरा हमने एयर लिया, तो उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कर रहा है, एल्वोली कर रहा है, कूपिका कर रहा है। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसका काम है, एल्वोली का काम है। कौन सी गैस, O2 को चेंज करती है किसमें, CO2 में, और बाकी को वैसे ही वापस आधा लौटा देती है। चल निकलो वापस जाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इंसान के शरीर में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है, तो लंग्स में होता है, और लंग्स के अंदर किस में होता है, तो एल्वोली के अंदर होता है, क्लियर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो आकृति होती है एल्वोली की, जो मैं अंगूर कह रहा हूं, इसको साइंस की लैंग्वेज में अंगूर नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं, बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बच्चों, बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे जैसी संरचना। अब यहाँ पे एक दो स्लाइड्स आ रही है, यहाँ पे एक दो स्लाइड्स देखोगे कि सबसे पहले कैसा होता है कि यहाँ पे एक रेड एंड ब्लू कलर की स्लाइड है, जैसे कि इसमें एक में एयर आ रही है और एक में से एयर जा रही है, तो कुछ इस तरीके से हमारे लंग्स के अंदर वर्क करती है। या फिर देखोगे ब्रोंकली के अंदर कैसा होता है, बहुत ही बड़ा स्पेस होता है, देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पेस होता है, जिसके अंदर से क्या होता है कि एक ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फिर वो अंदर वापस जा रहे हैं, हमारे ब्लड डाइजेशन उन सबके साथ मिल जाएंगे, और फिर वापस जो वेस्टेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो सब वापस चले जाएंगे। तो ये फिगर यहाँ पे स्लाइड के मदद से तुम्हें दिख रहा होगा कि किस तरीके से प्रॉपर वर्क होता है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज रह गई बस, ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग के अंदर यहाँ पे लंग्स के जस्ट नीचे, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे रफली से लंग्स बनाऊं, तो ये जो लंग्स है हमारे, इस लंग्स के नीचे कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ इस तरीके का यू शेप का नीचे यू शेप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। हिंदी और इंग्लिश सेम नाम। तो डायफ्राम का क्या काम है, यहाँ पे डायफ्राम क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय ये जो है चपटा हो जाता है, चपटा मतलब कि एकदम पतला होके यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है। अभी तुम सांस लो यहाँ पे तो पूरी जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ उठती है, अप होती है, ठीक है। तो ये चेस्ट ऊपर उठ रही है, किसकी वजह से उठ रही है, डायफ्राम के वजह से उठ रही है। और क्यों, क्या जरूरी है इसका उठना, अगर नहीं उठेगी तो क्या हम सांस नहीं ले पाएंगे, अरे ले पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मेन रीजन है कि जब तक ये ऊपर की तरफ पुश नहीं करेगा हमारे चेस्ट कैविटी को, जब तक ये हमारे चेस्ट कैविटी को ऊपर की तरफ पुश नहीं करेगा, तो ये जो है इसके एल्वोलीज जो है ये प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पाएंगी और इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो डायफ्राम का क्या काम है कि जब ये हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो ये ऊपर की तरफ अप एंड डाउन यहाँ पर होता है। जैसे हमने सांस लिया तो ये ऊपर की तरफ हुआ, जिससे हमारी चेस्ट कैविटी फूल गई, ठीक है, मतलब बड़ी हो गई। अब ये बड़ी हो गई चेस्ट कैविटी, तो इसकी वजह से क्या है कि इसके अंदर जो एल्वोलीज है वो श्रिंक में पड़े थे, अब ये ओपन हो गए थे। तो ओपन हो गए थे, इसके अंदर से O2 एंड CO2 का ट्रांसफर इजीली हो पाएगा। अब जैसे हमने सांस छोड़ा, तो सांस छोड़ते यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है नीचे की तरफ डाउन होता है, और डाउन होते ही हमारी चेस्ट कैविटी कैसे हो जाती है, एकदम श्रिंक सी हो जाती है, जिसकी वजह से जो एल्वोली है वो श्रिंक होकर छोटी हो जाती है। तो इसमें इसी वजह से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना कि डायफ्राम का वर्क यहाँ पर क्या होता है,
इस जब भी हम सांस इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो इसको अप एंड डाउन करने में। अब क्यों करना है? क्योंकि उसको इनलार्ज करना होता है, बड़ा करना होता है हमारी चेस्ट कैविटी को, ताकि उसी की वजह से विद द हेल्प ऑफ दैट एल्वेओली आल्सो बी इनलार्ज्ड। ठीक है, और इसके अंदर फिर जब हम सांस छोड़ देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। क्लियर? तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इतना सा है। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर।